हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों की, मैं राजेश कुमार दुबे प्रतिदिन जितने भी हमारे VI के स्टूडेंट हैं उनका मैं क्लास लेता हूं और यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों को अवगत कराता हूं। आज का अभी जो हमारा क्लास चल रहा है ये पेपर नंबर 4 आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो कल मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, अर्थ और उसके उप क्षेत्र के बारे में बताया था और कल ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित चीजों के अंतर्गत किया जाता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला क्या है हमारा? मानव विकास। अब देखिए आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन के निम्नलिखित शीर्षकों का वर्णन कीजिए। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। किसका करता है? बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। यह अध्ययन वैज्ञानिक रीति से किया जाता है। इसमें विकास की 3 मुख्य अवस्थाओं, शिक्षा विज्ञान में विकास की कौन सी प्रमुख 3 अवस्था है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और किशोरावस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर बालक की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। अब है दूसरा, असाधारण बालकों का अध्ययन। असाधारण बालकों का अध्ययन। विद्यालय में सभी प्रकार के बालक पढ़ने आते हैं। ये आप लोगों को तो भली भांति पता है कि विद्यालय में हर एक टाइप के बच्चे पढ़ने आते हैं। इनमें से कुछ पिछड़े, कुछ मंदबुद्धि, कुछ रहस्यात्मक तथा कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। ऐसे बालकों का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी विशेष शिक्षा का प्रबंध भी किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा क्या? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे हमारे विशेष क्षेत्र में क्या होता है, इसमें भी मनोविज्ञान का पढ़ाई होता है। तो जब हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र में पढ़ाते हैं तो बच्चे की कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि बच्चा VI है या HI या IDD है, तीनों देखा जाता है। फिर VI में कई प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं, HI में भी कई प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं और IDD में भी कई प्रकार की दिव्यांगताएं होती है। तो उन दिव्यांगताओं के आधार पर बच्चे की पढ़ाई का कुशल प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन में है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। उनकी रुचियां, अभिरुचियों, बौद्धिक स्तर तथा क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा क्यों और कैसे देनी चाहिए, ठीक है। अब है चौथा, अनुशासन संबंधी अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में चौथा क्या पॉइंट है? अनुशासन संबंधी अध्ययन। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अनुशासन का विशेष महत्व होता है, परंतु विद्यालय में यह समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सुलझाई जाती है, ठीक है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता ली जाती है, ठीक है ना। अब है 5th नंबर, व्यक्तित्व का अध्ययन, जिसको क्या कहते हैं?
स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। अब शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अध्ययन कैसे किया जाएगा? ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? साधारण भाषा में व्यक्तित्व का जो अर्थ लगाया जाता है, मनोविज्ञान में वह व्यक्तित्व नहीं कहलाता है। अनेक शील गुण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब है 6 नंबर, मापन तथा मूल्यांकन। किसी भी चीज का, चाहे पढ़ाई हो या कमाई हो या खेती हो, किसी भी चीज का लास्ट में उसका मापन और मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी सरकारें हैं, पूरा बजट का लास्ट में मूल्यांकन करती है ना, बजट पास करती है, इसमें इतना खर्च होगा। आपको मूल्यांकन हर एक चीज में जरूरी होता है। पढ़ाई हो रहा है, बच्चे का हम परीक्षा लेते हैं 3 माह पर, 4 माह पर, या उसके हम 1 महीना पर यूनिट टेस्ट करते हैं। तो मूल्यांकन आखिर हम क्यों करते हैं कि आखिर बच्चे में कितना प्रगति हो रहा है, इसमें हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा और बच्चे को, सब इसके लिए मापन और मूल्यांकन जरूरी होता है। शिक्षा में मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। शिक्षक और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि उनके बालकों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है एवं भविष्य में उनसे क्या आशा की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि का मापन, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है, अब है इसमें अगला सीखना, लर्निंग। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक यह जानने कि बालक कैसे सीखते हैं, उनके सीखने को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सीखने के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन होता है। ठीक है, पहला है सीखने के नियम में क्या होता है? सीखने के नियम, सीखने के सिद्धांत। तीसरा, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व। चौथा है सीखने का स्थानांतरण और पठार आदि। ठीक है, अब अगला एक पॉइंट है 8 नंबर, क्या? थकान एवं रुचि का अध्ययन, स्टडी ऑफ फैटिग्यू एंड इंटरेस्ट। मतलब बच्चा अगर क्लास में पढ़ रहा है तो अगर उसे बोरियत महसूस हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। शिक्षा मनोविज्ञान में जानकारी दी जाती है कि बालकों में थकान क्यों होती है तथा यह थकान किस प्रकार दूर की जा सकती है। बालकों में किसी विशेष विषय के प्रति रुचि क्यों होती है और उनकी रुचियों को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है। ठीक है, अब है 9th नंबर, अध्ययन विधियां, स्टडी मेथड। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विधियों का उपयुक्त होती है, किंतु सभी अध्ययन पद्धतियों से सभी स्थानों पर उपयुक्त नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि सभी अध्ययन पद्धतियां सभी स्थानों पर उपयुक्त नहीं होती हैं। जैसे विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग पद्धति होती है, सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग पद्धति होती है। इसी कारण नवीन विधियों का विशेष विकास किया जाना चाहिए। अब है पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम फॉर्मेशन। ये क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास में जा रहे हैं तो आपको बच्चे के पढ़ाने के लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, आपकी पाठ्य योजना कैसी है, आप अपने पहले उसको प्रिपेयर कीजिए और तब क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो सभी छात्रों के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, आयु तथा क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्किनर के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब व्यवहार, ये सब तत्व सम्मिलित हैं जिनका संबंध शिक्षा से है। अब देखिए, ये हेडिंग आप लोगों को याद रखना है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। क्या कहा है?
कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब व्यवहार, ये सब तत्व सम्मिलित हैं जिनका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, अब है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत। ठीक है, संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिभा, धारण, प्रत्याहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कण जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करके तथा क्रमिक रूप से उसे इस कारण बना देने से होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्या है, अब देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको क्लास पास करना है। आप क्लास पास कर जाएंगे तो आपको टेट के परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद परीक्षा होगा, तब आप कहीं एक शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो किताबी नॉलेज है और उसके बाद की नॉलेज, ये सभी को जानना जरूरी है। अब आजकल परीक्षा में जो किताब संबंधी क्वेश्चन होते हैं उसका भी वस्तुनिष्ठ आप लोगों के सामने परीक्षा में आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अब आपके परीक्षा में आ जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हो सकता है कि ये लगभग 90% आप लोगों के इस साल परीक्षा में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए क्या है, जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए एक 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जीन पियाजे ने कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 4 सिद्धांतों का। इस सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था को 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, अगला है पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तीसरा क्या है? संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। चौथा क्या है? ठोस औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब देखिए पहला इसमें संवेद चालक अवस्था, ये कब से कब मानी जाती है? जन्म से 18 माह एवं 24 माह। इस अवस्था में पदार्थ ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इसी के आधार पर छात्र का बौद्धिक विकास होता है। 5 या 6 माह के बालक के सामने उसकी प्रिय वस्तु को उठा ले, उसके खिलौने को यहीं वहीं रख दे तो वह थोड़ी देर तक रो धोकर भूल जाएगा। इसी के साथ यदि 12 से 15 माह के बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो यह रोकर उसे पाने की कोशिश करेगा, दूसरों के सामने वस्तु को पाने की जिज्ञासा प्रकट करेगा तथा खुद भी संभावित स्थलों में उसे खोजेगा। इनका कहना क्या है कि बच्चा जब 0 से 12 माह तक रहेगा तो मान लीजिए कि आपने किसी चीज खिलौना दे दिया और बच्चे से ले लिया तो बच्चा थोड़ी देर तक रोएगा, इसके बाद वो खिलौना को भूल जाता है। लेकिन यही बच्चा जब 15 माह से 24 माह के अंतर्गत में रहता है तो आपको खिलौना ले लेने से बार बार उस खिलौने के लिए रोएगा और आपसे मांग करेगा कि हमको ये खिलौना चाहिए। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संवेद चालक अवस्था। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्व संक्रिया अवस्था। 2 से 7 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रिया अवस्था से अभ्यांतरित आंतरिक एवं अंतर्ज्ञान की अवस्था माना गया है। इसके साथ ही यह तर्क प्रधान बनने लग जाता है कि प्रत्येक पक्ष को तर्क से ही सिद्ध करना चाहता है।
इस प्रकार से पुरुष वर्ग की आकृति देख करके पिता, पितामह, दादा, चाचा इत्यादि का, नारी चित्रों को देखकर माता, दादी, चाची, बुआ इत्यादि का अनुमान लगाता है। ठीक है। अब है तीसरा, स्थूल संक्रिय अवस्था, 7 से 8 वर्ष या 12 से 13 वर्ष। स्थूल संक्रिय अवस्था में स्थूल वस्तुओं का देखकर ज्ञान का विकास करता है। इस अवस्था में क्या होता है? स्थूल विकास में वो किसी चीज को देखकर ज्ञान का विकास करता है। घर के वाहन, कार आदि देखकर संवाहक वाहनों के भेदों को धीरे धीरे जाना जाता है। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गाड़ी की आवाज से क्या होता है कि समझ जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है हॉर्न के आधार पर। ठीक है। बालक स्कूटर देखकर उसकी ध्वनि या गति का अनुकरण करता है। ठीक है ना। अब है बालक में परिपक्वता तो नहीं आती, परंतु वह सभी प्रकार के व्यवहार, आदेश इत्यादि को समझने लगता है। अध्यापक या किसी वस्तु के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने लगता है। ठीक है। बालक कक्षा, वर्ग एवं अवरोही क्रम से खड़े होने के आदेशों का पालन करता है। जैसे बड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, किस अवस्था में? 7 से 8 वर्ष या 12 से 13 वर्ष के, तो जब शिक्षक बोलते हैं कि आप लोग एक लाइन में सीधी पंक्ति में खड़े हो जाएं, तो बालक समझने लगते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है? स्थूल संक्रिय अवस्था। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो उसका संशोधन भी कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपनी त्रुटि को सुधार भी लेता है। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है। अब है रीतिक संक्रिय अवस्था। अगला क्या है हमारा? रीतिक संक्रिय अवस्था। ये कितने वर्षों पर होती है? इसका स्टेज है 12 से 13 वर्ष से 19 से 20 वर्ष, मतलब 12 से 20 वर्ष। इस अवस्था को क्या कहते हैं? रीतिक संक्रिय अवस्था। इस अवस्था में बच्चा का क्या होता है? इस अवस्था में बालक में तर्क, चिंतन, मनन साथ साथ चलता है। जब बच्चा 12 वर्ष से ज्यादा के हो जाता है तो विभिन्न चीजों को क्या करता है? चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, उसका अनुकरण भी करने लगता है। ठीक है। समस्याओं का समाधान वह स्वयं खोजने लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजने लगता है। इस अवस्था में वह चिंतक, विचारक, विमर्शक, निर्णायक भी बनने का प्रयास करता है। इन शक्तियों का विकास होता है। बालक जटिल समस्या का समाधान तर्क से भी करना चाहता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जब 12 से ज्यादा की उम्र में जाता है तो वह किसी चीज को, जैसे वह अपने आप में भले ही उसका निर्णय गलत हो, लेकिन वह किसी चीज को निर्णय लेने के लिए सोचने लगता है। वह किसी चीज पर आत्मचिंतन भी करने लगता है। ठीक है। माने उसमें विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं जो वयस्क स्तर पर होती है छोटी स्तर पर आने लगती हैं, भले उसका परिणाम गलत हो जाए। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों की जो परीक्षा होगा, जैसे सीटेट, स्टेट या रीट की परीक्षा हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि शिक्षाविदों का कथन दे रहा है। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बहुत से शिक्षाविदों और उनका कथन कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका क्या कथन है, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा में जरूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आज आप लोगों को मैंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा किया। ये लगभग 1-2 साल पर परीक्षा में बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो आज मैंने जो आप लोगों के सामने ये टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत को जरूर आप लोग पढ़िएगा,
क्योंकि अक्सर ये परीक्षा में आता है ऐसा क्वेश्चन। अब इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ मैंने तैयार किए हैं, उसको आप लोग अब ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं? ऑप्शन क्या दिया है? ए, शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना। ऑप्शन बी क्या दिया है? शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना। सी क्या दिया है? शिक्षकों की योग्यता मापना। डी, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को क्यों पढ़ते हैं, क्यों अध्ययन करते हैं? ऑप्शन क्या है कि शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पढ़ते हैं, कि शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, कि शिक्षकों की योग्यता मापने के लिए, कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम लोग शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान पढ़ते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा क्या है? मानव विकास के कितने प्रमुख चरण माने गए हैं? मानव विकास के कितने प्रमुख चरण माने गए हैं? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग सोच के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। मानव विकास के कितने प्रमुख चरण माने गए हैं? ऑप्शन बी 3 चरण माने गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, असाधारण बालकों में कौन शामिल हो सकते हैं? असाधारण बालकों में कौन शामिल हो सकते हैं? ए, प्रतिभाशाली बालक, बी, मंदबुद्धि बालक, सी, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन हमारा ए है सभी को समान शिक्षा देने के लिए, बी, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने के लिए, सी, अनुशासन बनाए रखने के लिए, डी, केवल परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देने के लिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अनुशासन की समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अनुशासन की समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ए, प्रशासन द्वारा, बी, शिक्षक द्वारा, सी, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, डी, अभिभावक द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। आप लोग ठीक से नोट करिएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व का निर्माण किन तत्वों से होता है? व्यक्तित्व का निर्माण किन तत्वों से होता है? ए, शारीरिक गुणों से, बी, मानसिक गुणों से, सी, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों से,
डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों की क्षमताओं का मापन, बी, केवल परीक्षा परिणाम घोषित करना, सी, अनुशासन बनाए रखना, डी, छात्रों को दंडित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रों की क्षमताओं का मापन। इसी के लिए ना पढ़ाई में मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे में क्या क्षमता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, छात्रों की क्षमताओं का मापन। ठीक है, अब है 8 नंबर क्वेश्चन। सीखने के नियमों में कौन सा तत्व शामिल है? सीखने के नियमों में कौन सा तत्व शामिल है? ए, अभ्यास, बी, पुरस्कार और दंड, सी, स्थानांतरण, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। थकान का अध्ययन क्यों किया जाता है? ऑप्शन हमारा क्या है? छात्रों की कार्य क्षमता को समझने के लिए, बी, अधिक कार्य देने के लिए, सी, थकान को बढ़ाने के लिए, डी, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की कार्य क्षमता को समझने के लिए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखा जाता है? पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखा जाता है? ए, छात्रों की रुचियों और क्षमताओं का, बी, केवल शिक्षकों की आवश्यकताओं का, सी, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का, डी, विद्यालय की आर्थिक स्थिति का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए, स्किनर, बी, पियाजे, सी, फ्रायर, डी, बैडूरा। तो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन इसका बी होगा, पियाजे। पियाजे का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाया ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कितनी अवस्थाएं मैंने बताया? 4। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। संवेदी मोटर अवस्था किस आयु वर्ग में पाई जाती है? क्या कर रहा है? संवेदी मोटर अवस्था किस आयु वर्ग में पाई जाती है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए, 0 से 2 वर्ष, बी, 2 से 7 वर्ष, सी, 7 से 11 वर्ष, डी, 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। पूर्व संचालन अवस्था का मुख्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए, तार्किक चिंतन, बी, प्रतीकात्मक सोच, सी, अमूर्त विचार, डी, शारीरिक विकास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक सोच। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठोस संचालन अवस्था में बच्चे क्या सीखते हैं? ए, प्रतीकात्मक सोच, बी, अमूर्त विचार, सी, ठोस वस्तुओं पर तार्किक संचालन, डी, नैतिक निर्णय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस वस्तुओं का तार्किक संचालन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
औपचारिक संचालन अवस्था की विशेषता क्या है? ए ठोस वस्तुओं पर निर्भरता, बी अमूर्त और तर्कपूर्ण चिंतन, सी केवल शारीरिक विकास, डी स्मृति विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त और तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ए अनियमित अभ्यास, बी नियमित पुनरावृत्ति और प्रेरणा, सी कठोर दंड, डी केवल परीक्षा की तैयारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नियमित पुनरावृत्ति और प्रेरणा। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। असाधारण बालकों की शिक्षा में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, बी सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना, सी कठोर अनुशासन, डी केवल अंक सुधारना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 19। संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए आनुवंशिकता और पर्यावरण से, बी केवल शिक्षा से, सी केवल खेल से, डी केवल साजिशकर्ता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य क्या है? पढ़ाते वक्त मैंने चर्चा किया था पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य क्या है? ए सर्वांगीण विकास, बी केवल परीक्षा में सफलता, सी विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाना, डी शिक्षक का कार्य आसान बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वांगीण विकास। ठीक है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में थकान को कैसे दूर किया जा सकता है? ए है रुचिकर गतिविधियों द्वारा, बी कठोर अभ्यास द्वारा, सी परीक्षा के दबाव से, डी अनियमित अध्ययन से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुचिकर गतिविधियों द्वारा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्ययन विधियों का चुनाव किसके आधार पर होता है? अध्ययन विधि का चुनाव किसके आधार पर हम करते हैं? ए छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार, बी सभी के लिए समान रूप से, सी केवल शिक्षक की पसंद के अनुसार, डी केवल प्रशासन के आदेशों के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हमारा है छात्रों की प्रगति मापना, बी केवल अंक देना, सी दंडित करना, डी अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति मापना। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अनुशासन को कैसे बनाए रखा जा सकता है? ए प्रेम और अनुशासनात्मक तरीकों से, बी कठोर दंड से, सी भयभीत करके, डी केवल अनुशासनहीनता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम और अनुशासनात्मक तरीकों से। ठीक है। अब नेक्स्ट